हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे नीट अवतार सीरीज का ये रे ऑप्टिक्स है, मतलब क्लास 12 का ये लास्ट चैप्टर है। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में पहले ही करा चुका था, आज पूरा क्लास 12 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एक दिन का गैप रहेगा, उसके बाद क्लास 11 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब मेरा टारगेट ये रहेगा कि आज कितना है, 13 14 है ना, आज 14 है, 15 16 17 18 19 20 ठीक है। 22 से तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो इसमें बाकी जो था क्वेश्चन प्रैक्टिस वो स्टार्ट करूँगा। अलॉन्ग विद दैट 11th वाले भी जो जो चैप्टर्स के नीट अवतार बाकी रहेंगे उसको भी चलाते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, एक चलाते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक। देखो, सबसे पहले आता है मिरर क्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी घड़ी को तुम मिरर के सामने रख दो, उस पर पूछेगा कितना टाइम बज रहा होगा। अगर मान लो यहाँ एक्स आवर यानी यहाँ 6 बज रहा है, यहाँ पर मान लो 5 बज रहा है, ठीक है। तो घड़ी में कितना बजेगा, 12 में से घटा दो। कितने में से घटाओगे, 12 में से एक्स घटाओ, यानी कि अगर यहाँ 5 बज रहा होगा तो घड़ी में 12 में से 5 घटा दो, कितना बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा, ठीक। घड़ी में 5 बज रहा होगा तो मिरर में कितना बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा, ठीक। अगर मान लो एक्स आवर वाई मिनट है, यानी मान लो कि 5:10 हो रहा है, कितना हो रहा है, 5:10, तो उसमें कितना दिखेगा, उसमें दिखेगा 11 आवर 60 मिनट्स में से घटा दो, यानी कि 11 आवर 60 मिनट्स में से हम लोग 5 आवर 10 मिनट्स को घटा देंगे। ये जितना आएगा आंसर उतना दिखेगा मिरर में, ठीक। तीसरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है। तीसरा देखो, अगर 5:10 5 सेकंड हो रहा है, कितना, ये पहले घंटा वाला था, सीधे 12 में से घटा दोगे। ये घंटा और मिनट दोनों था, तो उसमें 11 घंटा 60 मिनट करके उसको घटा दोगे। और अब जो है टाइम जो है, अगर सेकंड में, मतलब घंटा भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, तो तुम मिरर के टाइम के लिए 11 आवर 59 मिनट 60 सेकंड, 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड में से उसको घटा दोगे। समझ में आई चीज़ें, ठीक। अब देखो डेविएशन क्या होता है। अगर तुम मिरर को रोटेट करते रहो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज थीटा से, ये तुम्हारा मिरर था, तुमने मिरर को थीटा से इधर क्लॉकवाइज कर दिया या एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना, जो ऐसे गिर के ऐसे जा रहा होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो 2 थीटा से मतलब 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सेम डायरेक्शन में, समझे। यानी तो मिरर को जिस डायरेक्शन रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जितने एंगल से, उसके डबल एंगल से रिफ्लेक्टेड रे हमारा रोटेट हो जाएगा। अगर इंसिडेंट रे को थीटा से मतलब रोटेट कर रहे हो, जैसे मान लो ऐसे गिरता है ना इंसिडेंट रे, तो मान लो इंसिडेंट रे को तुमने थीटा से ऐसे रोटेट कर दिया, तो तुमने मान लो क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो जो रिफ्लेक्टेड रहेगा वो भी थीटा से ही घूमेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अपोजिट सेंस में। समझ में आया ना। यानी कि अगर मिरर को रोटेट करोगे तो अगर मिरर को रोटेट करोगे तो क्लॉकवाइज से या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी करोगे तो वो उसी डायरेक्शन में 2 थीटा रिफ्लेक्टेड रे को डिवाइड करा देगा। लेकिन इंसिडेंट रे अगर थीटा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा होगा और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, ठीक। प्लेन मिरर में π-2i, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल होता है 180 में से 2i, यानी 180 - 2i कर दोगे तो उतना डेविएशन तुमको प्लेन मिरर में मिलता है, ठीक। अगर 2 मिरर इंक्लाइन एंगल पे देखो थीटा पे हैं, तो मान लो डबल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, डबल रिफ्लेक्शन। एक बार यहाँ से गिर के यहाँ जाके फिर ऐसे जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे एग्जाम में। तो ये जो अल्फ़ा है, ये जो बीटा यहाँ से, जो अल्फ़ा ये है ना इंसिडेंस एंगल, और ये बीटा यहाँ से ऐसे निकल रहा है बीटा, तो जो ये थीटा होगा ना, जो दोनों मिरर के बीच का एंगल होगा, जो दोनों मिरर के बीच का एंगल होगा थीटा, जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और जो डेविएशन होगा वो 2π - 2 थीटा होगा। ये देखो यहाँ पे क्या था, π - 2i था, π - 2i प्लेन मिरर का होता है। जब 2 मिरर लग जाए तो डेविएशन कितना होगा, 2π - 2 थीटा, यानी कि 360 में से 2 थीटा। ये थीटा है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो एंगल बिटवीन मिरर्स, थीटा क्या एंगल बिटवीन मिरर्स है। और जो डेविएशन है वो डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंस एंगल। देखो ये जो इंसिडेंस एंगल वाला अल्फ़ा था उस पर डेविएशन डिपेंड ही नहीं कर रहा है। 2 मिरर के बीच का जो डेविएशन होता है इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, वो एंगल बिटवीन मिरर डिपेंड करता है, ठीक। अगर मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर का, अगर मुझे अपनी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर का जो हाइट होना चाहिए वो मेरे हाइट के आधा होना चाहिए। हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ मैन अपन 2। हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ मैन अपन 2। अब देखो मान लो एक वॉल है, मान लो एक रूम में बैठे हो तुम, तुम्हारे पीछे क्या है, एक मिरर है, तुम्हारे आगे क्या है, एक दीवार है, ठीक है। तो अगर तुम सेंटर पे हो तो जो हाइट ऑफ मिरर होगी वो हाइट ऑफ वॉल बाई 3 होनी चाहिए। हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू हाइट ऑफ वॉल अपन 3 होनी चाहिए, तभी तुम्हारी इमेज उसमें फुल दिखेगी, ठीक है। और जब मेन सेंटर पे नहीं है, मान लो तुम हो बीच में नहीं बैठे हो, मैं जैसे देखो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो सेंटर पे तो नहीं हूँ, ये तो कॉर्नर हो गया ना, ये देखो ये पूरा कॉर्नर है, एंड पे बैठा हूँ मैं। तो
इस केस में अगर मैं सेंटर में बैठा होता तो मेरी जो हाइट ऑफ मिरर होती है क्या होती, हाइट ऑफ वॉल, जो वॉल थी उसके अपान 3 होती। लेकिन अभी मैं सेंटर पे नहीं हूँ तो मेरी हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ मिरर क्या होगी, हाइट ऑफ वॉल इंटू एक्स अपान 2x प्लस वाई। एक्स हमारा क्या है, मिरर के पास का डिस्टेंस है, और वाई क्या है, वॉल से मेरा डिस्टेंस है। तो एक्स अपान 2x प्लस वाई, याद रखना इसको, ठीक है। IIT वगैरह हम पूछ लेते हैं कभी भी। मिरर अगर x डिस्टेंस चलता है तो इमेज 2x डिस्टेंस चलता है सेम डायरेक्शन में। अगर मिरर को मैं, जैसे मिरर यहाँ था पहले, उसको x डिस्टेंस मैं इधर आगे करूँ तो मिरर क्या हो, जो हमारा इमेज होगा ना उधर, वो 2x डिस्टेंस में उसी डायरेक्शन में। मैंने ऐसे किया तो इमेज क्या होगा, मान लो इमेज पहले यहाँ 1 था, अब वो x नहीं खिसकेगा, अब वो 2x खिसकेगा उसी डायरेक्शन में जिधर मैंने खिसकाया, उसी डायरेक्शन में, ठीक। नोट देखो, ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल है तो सेम रहेगा इमेज में, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर अपोजिट हो जाता है। यानी तुम किसी भी चीज़ का मूवमेंट कराते हो, जैसे मान लो ऐसे 2 ऑब्जेक्ट थे, एक ऐसे था एक ऐसे था, ये मिरर हमारा, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट की जो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दोगे ना, तो ये इसका इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको दोगे 5 मीटर पर सेकंड से, तो 5 मीटर पर सेकंड से इधर अपोजिट में आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हें दिख रहा होगा 5 मीटर ये 5 मीटर ये दोनों मिलकर किधर जाएंगे, 10 मीटर पर सेकंड हो गया ना, ये रिलेटिव हो गया ना। देखो ये तुम 5 मीटर से इधर करोगे तो इमेज इसका इधर उल्टा आएगा। देखो ऑब्जेक्ट पैरेलल में सेम रहता है और ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर हो गया ना ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाली। तो अगर तुम 5 मीटर से इधर भेजोगे तो उसका इमेज इधर नहीं जाएगा, इधर आएगा 5 मीटर से, अपोजिट हो जाता है 5 मीटर से। 5 ये 5 टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिरर का v है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2v। अभी बताया ना 2v कैसे होगा, v तुमने इधर किया, v इधर से है, 2v हो गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछेगा तो 0 होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज भी v होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन भी v होगी, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, ठीक। इमेज 2 ही नहीं होगी भैया, 2 ही कब होगी, जब तुमसे कह रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट v से मूव किया, ये भी v से मूव किया तो 2 भी हो गया। लेकिन तुमसे कह रहा है इमेज की बता दो और मैन की बता दो, तो इमेज भी तो इधर से आ रहा है। तुम मान लो 5 मीटर पर सेकंड इधर भेज रहे हो तो इमेज भी तो 5 मीटर पर सेकंड इधर आ रहा है, तो 5 और 5 है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हुई, 5 थी, मैन भी 5 था तो 0 हो जाएगा। अगर रिस्पेक्ट में पूछेगा तो 0, ऐसे पूछेगा तो 2 भी, ठीक। अब देखो 2 हमारे पास मिरर है, अगर थीटा एंगल हो दोनों के बीच में तो 360 बाई थीटा करो। अगर जितना भी नंबर आता है, मान लो m आ गया, तो अगर वो इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, m में से 1 घटा देना। अगर 360 बाई थीटा करने पे ऑड आ रहा है तो 2 केस हो सकते हैं, या तो अगर बाइसेक्टर पे नहीं है, बाइसेक्टर मतलब कि एकदम बीच में नहीं हो, एंगल एकदम बीच में नहीं हो, तो क्या करोगे, जितना n आएगा नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, m के बराबर आ जाएगा। और बाइसेक्टर पे है तो नंबर ऑफ इमेज फिर से हमारा m-1 हो जाएगा, m-1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि 360 बाई थीटा अगर इवन आ गया तो m-1 कर देना, 360 बाई थीटा अगर ऑड आ गया तो होता तो ये है, m के बराबर होता है, m के बराबर होता है। लेकिन अगर बाइसेक्टर पे होगा तो m-1 हो जाएगा, ठीक। मिरर देखो, इमेज का फॉर्मेशन देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, पोल है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ही होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस लिख देता हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो कोई भी लाइट अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी, पहला चीज़ ये है। कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो यहाँ पे मान लो आके ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से पास करेगी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। कोई भी लाइट अगर फोकस से पास कर रही है, ठीक, और कोई भी लाइट फोकस से पास कर रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक। और इंसिडेंट एंगल, अगर यहाँ पे तुम आई एंगल बना रहे हो तो जो निकलेगा ना आर होगा, और दोनों एंगल बराबर होंगे, इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे। तो ये चारों हमारे इमेज के फॉर्मेशन होते हैं, ठीक। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, इसको पढ़ देना, ठीक है। ये कहाँ कहाँ क्या मिलता है, जैसे इनफाइनाइट पे रखोगे, जैसे देखो कॉनकेव मिरर का पहले देखो, अगर इनफाइनाइट पे रखोगे तो फोकस पे मिलेगा, तो जब फोकस पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे मिलेगा, फोकस पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे मिलेगा, ठीक है। अगर बी ऑन सी रख रहे हो तो सी और एफ के बीच में मिलेगा, तो जब सी और एफ पे रखोगे तो बी ऑन सी मिलेगा, सी एंड एफ पे रखो तो बी ऑन सी, उल्टा चलता है, ठीक है। और सी पे रखोगे तो सी पे मिलेगा, तो जब सी पे रखोगे सी पे मिलेगा तो उसका सेम साइज होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, उसका सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक चीज़ और उसमें देखने वाली है कि सारे इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रहे हैं, सारे इमेज रियल इन्वर्टेड बन रहे हैं, बस एक चीज़ क्या बन रहा है, इन वर्चुअल इंडिरेक्ट बन रहा है, कब, जब पोल और फोकस के बीच में रख दोगे। जब यहाँ रख दोगे ना, देखो इसके जब यहाँ रखोगे, यहाँ तक रखोगे कहीं से आओगे, इनफाइनाइट से यहाँ तक आओगे तो सारे हमारे क्या रियल इन्वर्टेड बनेंगे। लेकिन जब यहाँ आओगे ना पोल और फोकस के बीच में तो हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, ठीक है। रियल इन्वर्टेड मतलब नीचे बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा, ठीक। और कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है और डिमिनिश बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश बनेगा, ठीक, कन्वेक्स में। इसमें देख लो
डिमिनिश साइज, मैग्नीफाइड। एक चीज़ तुम्हें दिख रहा होगा, इनफाइनाइट से और जब तुम सेंटर कर्वेचर तक आ रहे हो तो डिमिनिश बन रहा है। सेंटर अब यहाँ देखो, यानी तुम इनफाइनाइट से आओगे तो अभी तुम्हारा इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यहाँ सेंटर पे आ जाओगे तब भी छोटा बनेगा, नहीं यहाँ पे आओगे तब भी छोटा बनेगा। सेंटर कर्वेचर पे आ जाओगे तो अपना बराबर बनने लगेगा, ठीक है, मतलब साइज सेम हो जाएगा। अब इसके इधर जाओगे तो बढ़ने लगेगा इमेज, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, तो इन दोनों को एक बार देख लेना, ठीक। रियल डाइवर्जिंग, अगर कहीं पे जैसे रियल डाइवर्जिंग मतलब अगर कोई सच में रे ऐसे जा रही है, रियल में ऐसे डाइवर्स कर रही है, तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट ये काम करेगी। वर्चुअल कन्वर्जिंग मतलब वर्चुअल कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है कि मान लो ये पॉइंट था, यहाँ पे ऐसे 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 करके आ रही है, उसको जाना चाहिए था मान लो रे को जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ गई, ठीक। तो क्या है, वर्चुअल देखो कन्वर्जिंग हो रहा है ना, कई सारे रे अगर ऐसे कन्वर्ट हो गए तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बस जानकारी के लिए याद रखो, इसका यूज आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ऑब्जेक्ट देखो रियल कब होगा, जब पॉइंट जहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ज करेंगे। ऑब्जेक्ट रियल कब होता है, रियल ऑब्जेक्ट कब होता है, ये इमेज था। रियल डाइवर्जिंग का मतलब रियल इमेज, रियल डाइवर्जिंग, तो रियल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। वर्चुअल यहाँ देखो ये नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, लिखने में वो हो गई थी। ये देखो ऑब्जेक्ट था, ये सही है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो रियल कब होगा, जब पॉइंट फ्रॉम विच रे एक्चुअली कन्वर्जेस, जहाँ पे रे एक्चुअली में कन्वर्ट हो रही हो उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जहाँ पे अपीयर टू कन्वर्ट हो रही है, जहाँ पे मान लो अपीयर हो रही है, भी बताया ना ऊपर कि ऐसे 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 आके कन्वर्ट हो जा रही है। रियल में वो लाइन नहीं है, मतलब उसको उस रे को जाना चाहिए था इधर, लेकिन वो कन्वर्ट होकर मान लो कोई लेंस तुमने लगा दिया तो कन्वर्ट होकर आकर यहाँ आ गई, तो वो जो कन्वर्जिंग पॉइंट है ना वर्चुअल इमेज की तरह काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक। देखो मार्जिनल रेज क्या होती हैं, जिसका मतलब बहुत दूर दूर से जो आती है ना उसको बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो उसमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है R-R/2 cos थीटा। लेकिन आई इंसिडेंस बहुत स्मॉल होने की वजह से फोकल लेंथ हम लोग R/2 रखते हैं और ये पर एक्सियल होता है। हम लोग सारी अपनी पढ़ाई करेंगे पर एक्सियल पे। फोकल लेंथ हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन 2, R हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। मिरर फॉर्मूला मालूम है 1/f = 1/u + 1/v होता है। और तो यहाँ से तुम एक फॉर्मूला और निकालोगे v = uf/u-f। रियल ऑब्जेक्ट है, यू की जगह निगेटिव रखोगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यू की जगह पॉजिटिव रखोगे। रियल इमेज है, यू की निगेटिव, वर्चुअल इमेज है, वी की जगह पॉजिटिव। इतना बस ध्यान रखो। लेकिन तुम एक चीज़ याद रखना, यू को मैक्स तुम्हारे मिरर फॉर्मूले केस में यू को निगेटिव लेना पड़ेगा। और भी जहाँ भी बनेगा, अगर भी देखो ये तुम्हारा मिरर है, ठीक, यहाँ पे यू होता है। अगर भी मिरर के इस साइड में अगर इमेज बन रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लेना। मिरर के इसी साइड में इधर ही अगर इमेज बन गया तो क्या लोगे, इसको भी निगेटिव लेगो, यू को तो निगेटिव लेना ही लेना है, समझ में आया ना। तो इधर भी का निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन रहा है, रियल इमेज है। क्या बन रहा है, रियल इमेज है, समझे। सिंपल सा फंडा है कि इसको तो याद रख लो, ठीक। और नहीं याद हो रहा तो सिंपल से ये देखो कि ये मिरर है तुम्हारा, ठीक, मिरर है तुम्हारा, तुमने यू यहाँ पर रखा तो इसको -u लेना पड़ेगा। इधर वाले सारे निगेटिव होते हैं, इधर वाले, ठीक है, इधर वाले पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले भी निगेटिव होते हैं। तो अगर इस लाइन के, इस मिरर के इधर भी इमेज बन रहा है तो इसको प्लस भी ले लेना। अगर इस लाइन के इधर इमेज बन गया तो माइनस भी ले लेना, बस, समझे। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, माइनस लगा देना, उसके बाद v/u करना। v का u तो हमेशा निगेटिव होगा तो इसको v अपन जो भी -60 रख दो, और v देख लेना किधर बन रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो वहाँ से मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ के टर्म में f/f-u = f-v/f, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, f/f-u = f-v/f। देखो m निगेटिव होगा, अगर m निगेटिव आ गया तो इसका मतलब होगा इन्वर्टेड है और रियल है। m पॉजिटिव आ गया इसका मतलब है वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक। अगर m जो मॉड है उसका वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनलार्ज है, मैग्नीफाइड है। m अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश है उसका मॉड, और m बराबर है तो सेम साइज हुआ, ठीक है। कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मान लो कोई ऐसे, मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट ना रख के, ऐसे ना रख के कोई ऐसे रखा हुआ है, लेंथ है उसका 5 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। रॉड में मैग्नीफिकेशन लेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो ये ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज यहाँ बन गई, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज क्या है, देखो v2 - v1 है, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, u2 - u1, ये निकल जाएगा, ठीक। सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन होता है, m सुपरफिशियल होता है, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है mt², ट्रांसवर्स के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। जब कहीं सुपरफिशियल पूछेगा तो बस ये फॉर्मूला लगा देना, हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ इमेज है। और m एक्सियल जो होता है ना, m ट्रांसवर्स इन 1 यानी mt1 × mt2, यानी मान लो 2 ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन दिया हो, ठीक है, तो एक्सियल पूछ रहा तो mt1 × mt2 कर देना, आंसर आ जाएगा।
रिफ्लेक्शन में एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है। रिफ्लेक्शन में ये तीनों चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होती है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। और ये ई है, ई कैप इंटू एन कैप डॉट आर कैप, ये एन कैप क्या हमारा डायरेक्शन है, ये ई कैप है और ये आर कैप है। तो ये इक्वल टू जीरो होता है, इसको थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि अगर डायरेक्ट पूछेगा तो वेक्टर फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो इसको याद रखना, वेक्टर फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन का, ठीक। प्लेन मिरर का केस जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, ठीक है। और जो इमेज होती है वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है। एम का सेम साइज होने का मतलब क्या, मैग्निफिकेशन 1 हो गया। वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज तुमको निकालना है मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो देखो क्या करोगे। जैसे मान लो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज तुमको निकालना हो, तुम करोगे क्या, माइनस का भी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, बस फॉर्मूला लगाना, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, माइनस का भी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लगाना, आंसर आ जाएगा। माइनस भी अपन यू को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, तो एम का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होता है, डी वी बाई डी टी होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, डी यू बाई डी टी होगा। क्या होगा, डी यू बाई डी टी, ठीक। और अगर आंसर निगेटिव है इसका मतलब वो अवे फ्रॉम मिरर जा रहा है, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर पूछेगा तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या करोगे, माइनस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन भी अपन यू। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन भी अपन यू। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर कोई भी चीज़ एंगल आई से मान लो गिर रही है तो कुछ एंगल आर में जाती ही है वो, मतलब पूरी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट नहीं चेंज हो रही थी रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होता। स्नेल्स लॉ बोलता है कि म्यू नॉट साइन आई अपन साइन आर, यानी कि साइन आई अपन साइन आर क्या होता है, 1 म्यू 2 होता है। 1 म्यू 2 का मतलब क्या हुआ, म्यू 2 अपन म्यू 1 क्या होता है, म्यू 2 अपन म्यू 1 इक्वल टू वी 1 अपन वी 2 इक्वल टू लेमडा अपन लेमडा 2। तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा, म्यू 2 के सामने वी 1 आ रहा है, यानी कि वी वेलोसिटी और म्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो म्यू 1 साइन, यहाँ से लिख सकते हो क्या, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ तुम्हें क्या पता चला कि म्यू और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिसका वेलोसिटी कम होगा उसकी म्यू जाएगी, यानी कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये पहली चीज़ हुई। यानी डेंसर मीडियम में लेसर वेलोसिटी होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगी, लेसर वेलोसिटी होगी। और देखो म्यू 2 अपन म्यू 1 है, तो यहाँ पे लेमडा 1 अपन लेमडा 2, यानी उल्टा इसमें भी चल रहा है, उल्टा इसके भी चल रहा है। ये वेक्टर फॉर्म है, म्यू 1 इंटू ई कैप एन कैप इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर कैप इक्वल टू म्यू 2 इंटू आर कैप एन कैप, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म को ध्यान रखना, कभी डायरेक्ट पूछ लेगा तो बहुत आसान हो जाएगा, बाकी लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई इसको पढ़ाता नहीं है, बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। अगर वेलोसिटी 2 मीडियम में सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मीडियम क्या है, सेम है, ठीक है। अगर वेलोसिटी 5 मीटर एक मीडियम में, दूसरे में 5 मीटर है, इसका सिंपल सा मतलब है कि दोनों मीडियम क्या है, सेम है। अगर कहीं पे 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 4 इंटू 4 म्यू 1 दिया है, तो तुम्हें एक चीज़ देखना है कि पहला भी 1 था, ये भी 1 था, यानी पहला भी मीडियम वही था, दूसरा लास्ट वाला भी मीडियम वही है। तो पहला मीडियम लास्ट मीडियम अगर सेम होता है तो एंगल आई एंगल ई के बराबर हो जाएगा। एंगल जितना इंसिडेंस होगा उतना इमरजेंस हो जाएगा, और बीच वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब तुम डेंसर से रेयर जाओगे, जैसे मान लो तुम यहाँ से गए, डेंसर था, तुम रेयर में गए, तो रेयर में गए तुम इधर भागोगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल भागोगे, ठीक है। अब तुम डेंसर से रेयर था, डेंसर में जाओगे तो इधर भागोगे, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, समझे। यानी डेंसर से जब रेयर में जाओगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल भागोगे, रेयर से डेंसर में जाओगे तो टुवर्ड द नॉर्मल भागोगे। कलर जो हमारी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है जब लाइट ट्रेवल्स करता है एक मीडियम से अनदर मीडियम में। अभी ऊपर बताया जब रिफ्लेक्शन होती है तो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, तो कलर भी सेम रहेगा, ठीक। अपरेंट और रियल डेप्थ, देखो अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम है, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम है, तो मान लो ऑब्जेक्ट क्या है, फिश है, ठीक है, वो डेंसर मीडियम में है, तो जो शिफ्टिंग होगी वो रियल में से अपरेंट घटाते हैं। मान लो तुमने सिक्के को पानी में रख दिया तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठ रहा हुआ दिखेगा तुम्हें, वो क्या होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अपरेंट और रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगता है, तो थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखेगी। तो रियल डेप्थ तो पूरी थी और मान लो रियल डेप्थ इतनी थी, वो दिखेगा यहाँ पे, वो तो क्या हो जाएगी, रियल में से अपरेंट घटा देंगे तो क्या हमारे बीच कुछ क्या शिफ्टिंग दिख जाएगी।
तो रियल माइनस अपरेंट कर देंगे, तो अपरेंट डेप्थ जो होता है ना, असली में जो डेप्थ होता है अपान म्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है, ठीक है। और जो एस होता है शिफ्टिंग जो होती है वो H1 - 1 अपान म्यू होती है। शिफ्टिंग क्या होगी, H1 - 1 अपान म्यू कब होगी, जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में, ठीक है। अपरेंट डेप्थ डेप्थ अपान म्यू। शिफ्टिंग हमेशा क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, जिधर इंसिडेंस रे की डायरेक्शन होगी शिफ्टिंग भी उधर ही होती है। अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, अगर ऑब्जेक्ट रेयर में मीडियम है तो हाइट डिफरेंट जो हो जाएगी वो एच एक्चुअल इंटू आर म्यू डी हो जाएगी। इसका मतलब डेंसर मतलब म्यू डी अपन म्यू आर हो जाएगी। क्या होगी, आर म्यू डी का मतलब क्या हुआ, म्यू डी अपन म्यू आर, दूसरा अपन पहला। तो यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगी एच एक्चुअल म्यू -1। शिफ्टिंग क्या होगी, हाइट एक्चुअल म्यू -1। शिफ्टिंग क्या होगी, हाइट एक्चुअल म्यू -1, ठीक है। और शिफ्टिंग इस वाले में रेयर में क्या होगी, शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पूछेगा, मान लो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पूछा तो थिकनेस हो जाती है म्यू इंटू वेलोसिटी 1 + v2, v1 + v2, v1 + v2, ठीक। और मान लो ऐसे कोई चीज़ रखे हो बीच में एकदम आधे पे लगे दिखने, यानी हाफ फील्ड दिखने लगेगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, म्यू एच अपान म्यू 1 + 1, मतलब म्यू +1। ये डायरेक्ट याद रखोगे तो मतलब तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो अपने ये मेथड लगाओ ही, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू एच अपान म्यू +1। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू एच अपान म्यू +1 हो जाएगा जब हाफ फील्ड दिखने लगेगा तब, ठीक। शिफ्टिंग या अपोजिट डायरेक्शन होगी जब रेयर में होगी, तो थिकनेस हमारी क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब म्यू v1 + v2 हो जाएगी। जिसका म्यू कम होगा उसका राइज कम होगा, जिसका भी म्यू कम होगा उसका राइज अपने आप कम होगा, ठीक है। ये थिकनेस देखो, ये x1 था, मतलब ये बीच में कुछ था, ये x1 था इस साइड से, x2 था इस साइड से, तो थिकनेस हो जाएगी म्यू इंटू x1 + x2, ठीक। मल्टीपल मीडियम है, मान लो म्यू1 x1 म्यू2 x2 म्यू3 x3, बहुत सारे मीडियम है। तो जो ऑब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो दिखेगा म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा एक्स बाई म्यू पे। कहाँ दिखेगा, म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा एक्स बाई म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा एक्स बाई म्यू का मतलब हुआ म्यू ऑब्जर्वर x1 अपान म्यू1, x2 अपान म्यू2 प्लस x3 अपान म्यू3 प्लस xn अपान म्यू1। इसको ध्यान रखना, कितना भी मीडियम का क्वेश्चन हो यहीं से सॉल्व कर दो, बस इतना ध्यान रखना कि ऑब्जर्वर कौन है, कौन देख रहा है, ठीक। थिक मिरर में जो मैक्सिमम ब्राइटनेस आती है वो सेकंड सरफेस से आती है, ठीक है। 2 सरफेस हो गए ना, तो जो मैक्सिमम मतलब ब्राइटनेस आएगी सेकंड सरफेस से आएगी, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर में देखो, ये बाहर होता है क्लैडिंग वायर का और अंदर एक कोर होता है, तो जो साइन आई होता है ना वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, रूट में म्यू बी का स्क्वायर माइनस म्यू सी का स्क्वायर। म्यू बी क्या होता है, बिग होता है, अब म्यू सी देखो, बी फॉर बिग यानी बड़ा, सी फॉर छोटा, तो रूट में म्यू बी का स्क्वायर माइनस म्यू सी का स्क्वायर, तो बी फॉर बिग और सी फॉर छोटा का स्क्वायर। तो म्यू कोर का क्या हुआ, ज़्यादा होता है हमेशा क्लैडिंग से, ठीक है। तो किसका ज़्यादा होता है, कोर का हमेशा ज़्यादा होता है क्लैडिंग से। तो फॉर्मूला लगा देना, कभी ऑप्टिकल फाइबर क्वेश्चन आएगा तो साइन आई इज लेस देन इक्वल टू रूट में म्यू बी स्क्वायर माइनस म्यू सी स्क्वायर। म्यू बी हमारा क्या है, बड़ा, माइनस म्यू सी छोटा, और म्यू बड़ा किसका होता है, कोर का होता है, ठीक। अगर ग्लास स्लैब और प्लेन मिरर दोनों लग गया, अगर ग्लास स्लैब और प्लेन मिरर दोनों का केस दे दिया है, तो जो फाइनल शिफ्टिंग होगी वो d-2s होगी। डी हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, मान लो ग्लास का स्लैब हो गया और एक प्लेन मिरर हो गया, तो शिफ्टिंग जो फाइनल होगी ना वो d, ये d है तो d-2s होगी। शिफ्टिंग पहले निकाल लेना, d में से घटा देना 2s। TIR देखो, TIR जो होती है ना, TIR की कंडीशन, 2 कंडीशन है। सबसे पहली चीज़ कंडीशन है कि रे जो होती है डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, और एंगल आई जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 कंडीशन हुई, पहला हुआ डेंसर से रेयर में जाए, और दूसरा क्या हुआ कि क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है। ये मिरेज और एग्जाम्पल लूमिंग्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्रिटिकल एंगल वो होता है जब रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है 90 डिग्री हो जाता है। जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है तो जो इंसिडेंस एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन सी, तभी हमारा होगा, और रे हमारा डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। TIR के लिए साइन आई सी जो होता है म्यू आर अपन म्यू डी, यानी म्यू रेयर अपन म्यू डेंसर होता है। और म्यू क्यों हो जाता है, देखो डेंसर टू रेयर का मतलब क्या हुआ, डी म्यू आर हुआ, इसका मतलब हुआ म्यू आर अपन म्यू डी। डेंसर टू रेयर जा रहा है ना, तो म्यू आर अपन म्यू डी, और म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपन साइन आई सी होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। अब फिर विजुअलाइजेशन देखो, मान लो यहाँ मछली है, तो मछली अपनी आँख से कहाँ तक देख सकती है, यहाँ से यहाँ तक देख सकती है। जो इसका रेडियस होगा वो होगा h अपान रूट में म्यू स्क्वायर अपन 1। h हमारा क्या है, ये हमारी हाइट हो जाएगी, म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसी r को तुम बोल सकते हो s tan थीटा बोल सकते हो। एरिया पूछेगा तो एरिया पूरा इतना ही ले लेगी, सर्कल इतना देखेगी ना, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है, ये h अपान रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक। म्यू बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगी, लेंडा घटेगा, ठीक है। इतना म्यू बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा। अभी ऊपर बताया था ना म्यू 2 अपान म्यू 1 था, तो यहाँ था v1 अपान v2, यहाँ था लेमडा 1 अपान लेमडा 2, यानी उल्टा चल रहा है। देखो रेड लाइट ट्रेवल्स करता है फास्टर देन वायलेट लाइट, रेड लाइट वायलेट लाइट से फास्टर ट्रैवल करता है। वैक्यूम में एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया है, स्पीड इसमें इंडिपेंडेंट होती है वेवलेंथ के, ठीक है। लेटरल शिफ्टिंग, मान लो कोई यहाँ से आया
यहाँ से यहाँ गया, तुम देख रहे हो इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। शिफ्टिंग के लिए ये जो डी होता है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू होती है टी साइन आई माइनस आर अपन कॉस आर। टी हमारा क्या थिकनेस क्या होती है, टी साइन आई माइनस आर अपन कॉस आर, टी हमारी होती है थिकनेस, ठीक है। सनसेट और सनराइज जो हमें दिखता है उसमें चेंज है 2 मिनट होता है, यानी सनसेट जो होती है हमारे पास 2 मिनट बाद दिखती है और सनराइज हमको 2 मिनट पहले दिख जाती है, ठीक है। चलो प्रिज्म स्टार्ट करते हैं ना। प्रिज्म देखो, प्रिज्म में ये जो हमारी होती है ये इंसिडेंस एंगल हो गई, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होती है। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये चली जाती है यहाँ पे, तो ये R1 हो जाएगी यहाँ से, और ये यहाँ से निकल जाती है बाहर। जहाँ से बाहर निकलती है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये हमारा E हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, एंगल ऑफ इमरजेंसी ये हुआ। तो ये जो E होगी तो इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये R2 हुआ, ये R1 हुआ, ये म्यू मतलब ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ। और इसको जाने चाहिए थे इधर, लेकिन इधर चली आई, तो एंगल ऑफ ये पूरा क्या हुआ, डेविएशन हुआ, समझे। तो ये जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है R1 प्लस R2 होता है, और जो डेविएशन होता है I प्लस E माइनस ए होता है। डेविएशन कितना होता है, I प्लस E माइनस ए होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन है। मिनिमम डेविएशन का केस कब होगा, मिनिमम डेविएशन केस में R1 R2 बराबर हो जाएंगे और वो R के बराबर होंगे, यानी कि R1 ए क्या था हमारा, ए था R1 प्लस R2, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एज कल टू क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, R इज कल टू क्या A/2, ये देखो R/2 हो गया, ठीक है। तो ए हमारा R1 प्लस R2 होता है, तो ये हमारा 2R हो गया, तो ये R/2 A/2 हो गया। और एंगल ऑफ आई भी हमारा ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब मिनिमम डेविएशन केस होगा तो पहली बात कि R1 R2 बराबर हो जाएंगे, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाएगा। तो डेल मिनिमम क्या आ जाएगी 2i माइनस ए, क्योंकि डेविएशन क्या थी I प्लस ई माइनस ए थी, तो आई और ई दोनों बराबर हो गए, तो 2i माइनस ए हो जाएगी, 2i माइनस ए या 2e माइनस ए बोल सकते हैं इसको, ठीक। मिनिमम डेविएशन म्यू निकालना हो तो साइन ए प्लस डेल m/2 अपन साइन a/2 होता है, ठीक है। अगर थिन प्रिज्म में जिसका एंगल ऑफ डेविएशन मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है लेस देन या बराबर 10 डिग्री के, तो डेल डायरेक्ट लिखाओगे क्या म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल इक्वल टू क्या डेविएशन क्या म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, ठीक। सिल्वरिंग कर दोगे, सिल्वर कर रहे हो, रिट्रेसिंग पाथ कर रहे हो, तो वहाँ पे तुम डायरेक्ट लगाना क्या फॉर्मूला, म्यू1 साइन आई, जो भी इंसिडेंस था उसका म्यू1 इंटू म्यू2 साइन ए कर देना, साइन आर मत करना, म्यू2 साइन ए, साइन ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म करना, ठीक है। मैक्सिमम डेविएशन कब होगी, मैक्सिमम डेविएशन तब होगी जब ई हमारा 90 डिग्री होगा, तो R2 हमारा क्या हो जाएगा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डिस्पर्सन हमारा होता है थीटा दिखाते हैं, और ये होता है डेल वायलेट माइनस डेल रेड, डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड होता है। और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, उसी थीटा को अपन डेल येलो से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन अपन डेविएशन ऑफ मीन कलर को येलो मारते हैं, बिब ग्योर होता है ना, बिब ग्योर होता है ना, लेकिन हम लोग येलो को ही मीन कलर मानते हैं, ठीक। एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ डेविएशन हो जाएगा, ठीक। तो अगर कोई डेल भी पूछेगा तो क्या लिखोगे ए म्यू बी माइनस 1, डेल आर पूछेगा तो ए म्यू आर माइनस 1, डेल वाई पूछेगा तो म्यू डेल पी प्लस डेल आर अपन 2, क्यों, क्योंकि मीन है ना, मीन किसका होता है डेल भी और डेल आर का, मतलब बिब ग्योर होता है ना, बिब ग्योर, तो ये लास्ट में और पहला, तो इन दोनों का मीन जो होगा वो बीच में आएगा, तो डेल वाई क्या होगा, डेविएशन ऑफ वायलेट येलो क्या होगा डेल वी प्लस डेल आर अपन 2 हो जाएगी, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे म्यू आई क्या हो जाएगी, म्यू बी प्लस म्यू आर अपन 2 हो जाएगी। स्मॉल एंगल के लिए ए लेस देन 10 डिग्री है, तो वही फिर लिखो ओमेगा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर अपन वाई इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपन, देखो डेल वी का मतलब क्या है म्यू वी, डेल आर की जगह रख दो म्यू आर, डेल वाई की जगह क्या रखोगे म्यू माइनस 1, ठीक। अगर मान लो बहुत सारे डेविएशन हो रहे हैं 1 2 3 4 5 सारे डेविएशन, तो डेल नेट क्या हो जाएगा डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 हो जाएगा, और थीटा डिस्पर्सन क्या हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जितना होता है उतना, ठीक है। ये देखो इसका ग्राफ है, ग्राफ देख लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। पूछेगा तो इस पूछ लेगा आई इक्वल टू आई जी पे, ये हमारा 90 डिग्री होगा, आई इक्वल टू ई है, आई इक्वल टू ई इक्वल टू आई जी, आई हमारा 90 डिग्री, यहाँ से डेल मैक्सिमम यहाँ पे होगा, डेल मैक्सिमम कब होगा जब हमारा ई 90 डिग्री हो, डेल मिनिमम कब होगा जब आई हमारा ई के बराबर हो, देखो यहाँ पे, तो मैक्सिमम मिनिमम ऐसे बनेगा। साइन थीटा कहीं पे लिखा उसको तुम लिख सकते हो 2 sin थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2, ये तुम्हारा मतलब काम आएगा कब, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म, अगर 2 प्रिज्म है तो उसमें 2 कम्बिनेशन बनता है, पहला बनता है एक्रोमेटिक कम्बिनेशन, दूसरा बनता है डायरेक्ट विजन कम्बिनेशन। तो एक्रोमेटिक कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, यानी कि उसमें डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा, और डायरेक्ट को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, इसमें डेविएशन ही नहीं, डेविएशन 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A1 अपन A2 इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपन म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है। क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी A1 अपन A2 इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपन म्यू वी माइनस म्यू आर, तुम प्रीवियस ईयर करना वहाँ तुमको क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके लिए क्या होता है विदाउट डेविएशन के लिए A1 म्यू माइनस 1 इक्वल टू माइनस में A2 म्यू 2 माइनस 1, क्या होता है माइनस देखना, माइनस ध्यान से लगाना, A1 म्यू माइनस 1 म्यू 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस में A2 म्यू 2 माइनस 1, इसका ध्यान रखना, PYQ में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इससे क्रोमेटिक एवरेशन पूछेगा तो ओमेगा इंटू एफ एवरेज कर देना, तो ओमेगा का वैल्यू तुम्हें मालूम था, अभी यहाँ से तुमने निकाला था, ओमेगा वैल्यू तुम निकाला था ना, ये देखो म्यू भी माइनस म्यू आर अपन म्यू वाई माइनस 1 इंटू
एफ एवरेज मतलब मीन फोकल लेंथ कर देना, ठीक है। और ओमेगा 1 अपन ओमेगा 2 इक्वल टू माइनस ऑफ फोकल लेंथ 1 अपन फोकल लेंथ 2 होती है। नो इमरजेंसी कंडीशन मतलब इमरजेंसी ना हो, बाहर ना निकले, कंडीशन क्या होता है कि साइन एज होना चाहिए, एंगल ऑफ रेंज होना चाहिए, साइन थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए, या जो म्यू पी अपन म्यू एस जो है यानी म्यू प्राइमरी अपन म्यू सेकेंडरी जो है वो ग्रेटर देन कॉसिक A/2 होना चाहिए। दोनों कंडीशन होते हैं नो इमरजेंसी के, ध्यान रखना, ठीक है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये देखो रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो यहाँ से आया, इधर से यहाँ गया, यहाँ जाना चाहिए था, देखो उसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वो चला गया यहाँ पे, ठीक, इमेज यहाँ बन गई। तो ये देखो ये म्यू हुआ, ठीक है, ये हमारा पूरा आर हुआ सेंटर कर्वेचर तक, सही पे होना सेंटर कर्वेचर पे, और इमेज जहाँ बनी वो भी हुआ। तो μ2 अपन भी माइनस μ1 अपन म्यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपन आर होता है। इसको हम लोग साइन के साथ अप्लाई करते हैं, और मैग्निफिकेशन होता है μ1 अपन μ2 बी अपन यू, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन के सिंपल सा फंडा है, पोल के जिस साइड से इंसिडेंट रहा है उस आर यू उधर का सब कुछ निगेटिव में ले लो। जैसे इधर से लाइट आ रही है ना इधर से, तो इधर का सब कुछ निगेटिव रहेगा, इधर का यानी यू भी निगेटिव रहेगा, और इधर का सब कुछ पॉजिटिव। देखो आर इधर आ गया ना, तो आर पॉजिटिव ले लेना, इमेज पॉजिटिव है तो भी को पॉजिटिव ले लेना, समझे। यानी पोल के जिस साइड से इंसिडेंट आ रही हो ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि पोल के जिस साइड से इंसिडेंट आ रही हो उधर का सब कुछ नेगेटिव ले लो। यानी इधर से लाइट आ रही है इधर का सब कुछ नेगेटिव रहेगा, और इसके इधर जा रही है तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जब रिफ्लेक्टर रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कभी ऐसा कंडीशन आ जाए जब रिफ्लेक्टर रे पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना वो ऐसे निकल जाए पैरेलल, तो जो फोकल लेंथ 1 होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू फोकल लेंथ हमारा 1 जो होगा वो यू के बराबर हो जाएगा, माइनस में μ1 आ रहा अपन μ2 माइनस 1 μ1 कर दोगे विदाउट साइन, क्योंकि साइन इसमें अप्लाई कर चुके हैं। और जब सेकंड फोकस पे वो पैरेलल एज कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ऐसे पैरेलल एज आ रही थी अब कन्वर्ट हो गई सारी फोकस पे, तो वहाँ पे क्या होती है जो F2 होगा वो μ2 आ रहा अपन μ2 माइनस, देखो सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे माइनस लग गया है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, विदाउट साइन यूज़ करना है, ठीक। तो F1 अपन F2 इक्वल टू माइनस μ1 अपन μ2 ये भी जानते ही हो। लेंस फार्मूले में वहाँ पे क्या था, मिरर फार्मूला था 1 अपन बी प्लस 1 अपन यू इक्वल टू 1 अपन एफ, यहाँ पे माइनस में हो जाता है, ठीक। और म्यू एल एम लिखा है, इसका मतलब क्या होगा म्यू एल अपन म्यू एम, म्यू ऑफ लेंस अपन म्यू एफ मीडियम। लेंस मेकर फार्मूला कहता है कि 1 अपन एफ इक्वल टू म्यू एल अपन म्यू एम माइनस 1 इंटू 1 अपन आर 1 माइनस 1 अपन आर 2। ये म्यू मीडियम का है, ये लेंस का है, ये लेंस मेकर फार्मूला है, कहीं भी अप्लाई कर देना लेंस वाले क्वेश्चन में लग जाएगा, ठीक। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स होता है पॉजिटिव, कॉन्केव को होता है नेगेटिव। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी अपन यू, एफ अपन एफ प्लस, वहाँ पे था एफ अपन एफ माइनस यू था, एफ प्लस बी अपन एफ था, यहाँ मिरर में यहाँ पे क्या होगा एफ अपन एफ प्लस यू हो गया और एफ माइनस बी अपन एफ हो गया, ठीक। अगर एम ट्रांसवर्स नेगेटिव आया तो रियल इमेज है, एम ट्रांसवर्स पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इमेज है। बस इतने से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, ये रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज मैं बता दिया ना कैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं, इसको देख लेंगे और साइन कन्वेंशन कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो लेंसेज में जो वहाँ पे था, देखो जो कन्वर्जेंट या कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जेंट यानी कि जो भी तुम लाइट यहाँ से लागो उसको कन्वर्ट कर देगा, एक पास कर देगा। और कॉन्केव का होता है डाइवर्जेंट, कॉन्केव का मतलब होता है डाइवर्जेंट, कॉन्केव मतलब डाइवर्जेंट यानी तुम लाइट यहाँ पे ले जाओ तो ऐसे इसको डाइवर्स कर देगा, ठीक। तो ये जो तुमने कॉन्केव मिरर पढ़ा था ना, वो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कॉन्केव मिरर की तरह होता है, देख लेना सारी चीज़ें एक ही जैसे होंगी, ठीक है। वहाँ पे जैसे थी यहाँ पे जो वहाँ पे कॉन्केव मिरर का था यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का है, और जो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का था यहाँ पे कॉन्केव लेंस का है, दोनों चीज़ें देख लेना एक बार, ठीक। साइन कन्वेंशन देखो, इसका साइन कन्वेंशन देखो, इंसिडेंट रे के जब भी इसका साइन कन्वेंशन देखोगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आर पॉजिटिव, जैसे मान लो इंसिडेंट इधर से आई तो इस ये जो है ना ये वाली, इसको देखो किधर मुंह खुल रहा है, इसका ऐसे खुल रहा ना, ऐसे खुला ना, ऐसे देखो इसका मुंह खुला ना, यानी इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर है। तो तुम्हें दिख रहा है इंसिडेंट रे भी इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर, तो इसको पॉजिटिव ले लोगे, ठीक। अब R2 को देखो जरा, R2 को देखो, ये देखो इसका मुंह किधर खुल रहा है, ऐसे खुल रहा है ना, ऐसे खुल रहा है ना, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा ना। तो इंसिडेंट रे इधर जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा है, तो आर के लो निगेटिव ले लो, समझे। और प्लेन साइड की जगह, अगर प्लेन साइड है तो आर की जगह इन्फाइनाइट ले लो, प्लेन साइड का आर का इन्फाइनाइट होता है। तो इंसिडेंट के डायरेक्शन में अगर जैसे खोल लो यहाँ पे इंसिडेंट के डायरेक्शन में तो आर पॉजिटिव, इंसिडेंट का अपोजिट में आर नेगेटिव, बता चुका हूँ। कटिंग ऑफ लेंस को अगर तुमने परपेंडिकुलर एक्सिस पे काट दिया, देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे काट दिया, प्रिंसिपल एक्सिस पे तुमने काटा, पावर पी थी, फोकल लेंथ एफ थी, अब तुमने ऐसे काट दिया तो अभी भी फोकल लेंथ एफ ही रहेगी, ठीक है। इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, इंटेंसिटी अगर फोकल लेंथ अभी भी वही है तो क्या होगी, पावर भी अभी होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ वही है तो पावर भी वही होगी, क्योंकि फोकल पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, लेकिन इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी हमारी चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी डायरेक्टली अपोजिट टू अपर्चर का स्क्वायर, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन म्यू
R1 R2 अभी भी अनचेंज रहेंगे, इसका भी म्यू, इसका भी म्यू, इसका भी R1 रहेगा अभी भी, इसका R2 रहेगा। लेकिन 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 यहाँ जाओ, अगर तुम ऊपर से नीचे काट दिया तुमने, ठीक है, इस केस में क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी, इस केस में फोकल लेंथ पावर क्या होगी, आधी, पावर आधी होगी। तो जैसे ही पावर आधी हुई, ऐसे काटा ना तुमने, पावर आधी हुई, पावर जैसे आधी होती है फोकल लेंथ 2f, पावर इक्वल टू होता है 1/f, तो पावर को करोगे आधा तो ये हो जाएगा डबल, यानी 2f, और यहाँ पे इंटेंसिटी सेम रहती है, इंटेंसिटी यहाँ पे सेम रहती है, ठीक। अब देखो बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, मान लो इसका μ1 हो, μ2 हो, μ3, μ4, μ5, तो जितना डिफरेंट म्यू रहेगा उतने डिफरेंट इमेज बनेंगे, जितना डिफरेंट म्यू रहेगा उतने डिफरेंट इमेज बनेंगे जब ऐसे रहेगा, ठीक है। कैसे, ये वाला जब केस रहेगा तो, ठीक। लेकिन अगर ऐसा केस आ गया, ऐसे ऐसे मतलब ऊपर से नीचे उसने μ1 μ2 μ3 दिया है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी लेंस का आधा पोर्शन तुमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो इंटेंसिटी तो रिड्यूस होगी, लेकिन कंप्लीट इमेज तो बनना ही बनना है। अगर तुमने आधे पेपर से कवर कर दिया तब भी उसका इमेज पूरा बनेगा, लेकिन इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, ठीक है। सन ग्लासेज और जो गॉगल्स हम लोग पहनते हैं उसमें कोई पावर ही नहीं होता, उसमें कोई पावर ही नहीं होता, उसमें कोई पावर नहीं होता, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यही तुम्हें भी बताया हूँ, ठीक। अगर तुमने मतलब म्यूअल यानी जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वही मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया तो ग्लास प्लेट की तरह काम करेगी, मीडियम सेम हो जाएगा, लेंस एकदम इंडिविजुअल हो जाएगा, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फोकल पावर इक्वल टू होता है 1/f, अगर फोकल लेंथ इनफाइनाइट तो पावर 0 हो जाएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ट्रांसपेरेंट लेंस की तरह काम करेगी, ठीक। अगर म्यू ऑफ लेंस ज़्यादा है म्यू ऑफ मीडियम से, ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट की तरह काम करेगी, कॉनकेव डाइवर्जेंट यानी नॉर्मल काम करेगी। यानी अगर मीडियम ऑफ लेंस, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगर ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से, तो सेम काम करेगी, जो उसका कॉन्वेक्स हमारा कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होती है, कॉनकेव डाइवर्जिंग होती है, सेम काम करेगी। लेकिन अगर म्यू मीडियम का यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो गया, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो गया, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा हो गया किससे, लेंस से, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो गया, तो अब इस केस में क्या होगा, जो कन्वर्जेंट जो रहेगी ना, जो कन्वेक्स लेंस रहेगी वो कैसी थी, कन्वेक्स लेंस कैसी, कन्वर्जेंट थी, लेकिन अब काम करेगी किसकी तरह, डाइवर्जेंट लेंस की तरह, यानी कि कॉनकेव और डाइवर्जेंट की तरह काम करेगी, और जो कॉनकेव लेंस हो जाएगी कन्वर्जेंट लेंस की काम करेगी। यानी कि सिंपल सी बात है, कॉन्वेक्स वाला कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव वाला कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मान लो ये f1 f2 था तो पावर हो जाता है p1 p2, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है 1/f, और फोकल लेंथ को लेते हो मीटर में, पावर होता है 1/f, फोकल को लेते हो मीटर में, और पावर इक्वल टू 100/f हो जाएगा जब पावर फोकल लेंथ को लेते हो सेंटीमीटर में, ठीक। पावर इक्वल टू p1 p2 अगर दो है ना तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, मान लो दोनों के बीच में सेपरेशन दिया d, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा p1 प्लस p2 माइनस में d p1 p2, और फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में d/f1 f2, ठीक। डिस्प्लेसमेंट मेथड देखो, डिस्प्लेसमेंट मेथड में बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। फोकल लेंथ जैसे मान लो दिया होगा, एक ऑब्जेक्ट दिया होगा, ये लेंस दिया होगा, ऑब्जेक्ट होगा, स्क्रीन होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट से तुमको ये डिस्टेंस स्क्रीन की डी दी हुई है, ठीक है, और यू हमारा होगा, तो ये अगर यू हो गया, ये पूरा डी हो गया, तो बिलो ये इमेज कितनी दूर पे बनेगी, डी माइनस यू पे, तो तुमको फोकल लेंथ पूछेगा तो डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4d कर देना। क्या करोगे, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4d, एक्स हमारा क्या है, देखो डी हमारा क्या है, डी हमारा ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक का दूरी है, डी ऑब्जेक्ट से इमेज तक की दूरी है, एक्स हमारा क्या है, दोनों लेंसेज के, मान लो दो दे दिए ना, अब देखो दो लेंस दिए हैं तो दोनों लेंस के बीच की जो दूरी है एक्स है, तो क्या आएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज 10 मीटर एंड द इमेज एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, फाइंड द फोकल लेंथ, तो तुम लगाओगे डी स्क्वायर, डी की जगह 220 माइनस एक्स की जगह 10 रख दो अपन 4d, ये निकल जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसका 2 रूट में I1 I2 यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो। देखो डी अगर लेस देन 4f है तो यू हमारा इमेजिनरी बनेगा, ठीक है, फोकल लेंथ डी जो हमारा है 4 टाइम्स अगर फोकल लेंथ से कम है डिस्टेंस हमारा तो यू इमेजिनरी होगा, अगर डी 4f के बराबर है तो यू हमारा d/2 हो जाएगा इक्वल टू 2f, लेकिन एक ही पोजीशन होगा लेंस का एक ही पोजीशन पॉसिबल है, और उसके साथ में चीज़ और याद रखना कि इस वाले केस में डी इक्वल टू 4f में ओनली रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड, और डी ग्रेटर देन 4f है तो हमारा ये बनेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो और ये बस। न्यूटन का फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर ये लेंस है उसका फोकल लेंथ पहला 1 है, इसका फोकल लेंथ पहला ये f2 है, तो और ऑब्जेक्ट से फोकल लेंथ की दूरी x1 है, ऑब्जेक्ट से ये पूरी दूरी लेंस तक की नहीं x1 है, ऑब्जेक्ट से फोकल लेंथ की दूरी x1 है पहले की, और ऑब्जेक्ट से इमेज से f2 जो है x2 दूरी है, इमेज से फोकल लेंथ 2 की जो दूरी x2 है, तो जो फोकल लेंथ रियल में होगा वो रूट में x1 x2 हो जाएगा, ठीक। तो अगर बाइक का शीशा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है, जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं।
रेनबो तभी बनेगा, ये छोटे छोटे पॉइंट है, रेनबो तभी बनेगा जब हमारा बैक जो हमारा शोल्डर है पीछे हो, अपोजिट पार्ट में हो, ठीक है। रेनबो में TIR होती है, प्राइमरी, डिस्पर्सन, रिफ्लेक्शन सब होता है, ठीक है। इसका कंबाइंड इफेक्ट होता है, ठीक है। ये प्राइमरी होता है ना, ठीक है। सेकेंडरी TIR जब होती है ना तो सेकेंडरी रेनबो बनता है, और जब सेकेंडरी रेनबो बनेगा तो लेस कलरफुल होता है और लेस इंटेंसिटी का होता है, ठीक। ये ऊपर बता चुका हूँ, रेड लाइट ट्रेवल करता है फास्टर देन वायलेट लाइट, वैक्यूम नॉन डिस्पर्सिव मीडिया होता है, स्पीड इंडिपेंडेंट, वेवलेंथ होती है। कम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर पे। तो कम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर के लिए जो पावर नेट होता है वो हमारा हो जाता है 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f नेट इक्वल टू 2 अपन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक। अगर P नेट ग्रेटर देन 0 आ गया तो कन्वर्जिंग लेंस होगा, अगर P नेट लेस देन 0 होगा तो डाइवर्जिंग लेंस आ गया, ठीक है। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, अगर तुमने लेंस को सिल्वर कर दिया तो कॉन्केव लेंस को सिल्वर करो तो कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर करोगे तो कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगा, फोकल नेगेटिव होता है, ठीक। और जो कॉन्वेक्स लेंस का F इक्विवेलेंट होता है ना वो R/2 होता है, ठीक। प्लेनो कॉन्वेक्स का हो जाएगा, यहाँ मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, देखो कॉन्वेक्स लेंस की जब कर दोगे ना, कॉन्वेक्स लेंस की, रुक जाओ यहाँ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये देखो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जब सिल्वरिंग करोगे तो F इक्विवेलेंट जो आएगा R/2 आएगा। तुमने कॉन्वेक्स की सिल्वरिंग की है तो कॉन्केव की तरह काम करेगा, कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक। जब तुमने इसी की ये इस साइड वाली की मतलब इधर से कर दी, तुमने इधर से कर दी ना, ये देखो ये प्लेनो था, कॉन्वेक्स था, ये देखो ये क्या है, कॉन्केव है ना, ये देखो कॉन्केव है, प्लेनो कॉन्केव है, तो ये F इक्विवेलेंट R/2 ये भी हो जाएगी, सेम होगी, लेकिन ये कॉन्वेक्स की तरह काम करेगी, ठीक। अब देखो, अब तुमने इस साइड की यानी कर्व पार्ट की जब सिल्वरिंग कर दी, अभी तक तुमने क्या की थी, प्लेन पार्ट की करी थी, अब कर्व पार्ट की कर दोगे तो F इक्विवेलेंट R/2 हो जाएगा, और एक कॉन्वेक्स था तो कॉन्केव मिरर की तरह काम करेगी, और इसका जब करोगे तो कॉन्केव था तो ये कॉन्वेक्स की तरह काम करेगी, ये भी R/2 होगा। तो ये चारों तुम्हें समझ में आ गई होगी ना। अब देखो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसका जब इक्विवेलेंट होता है तो क्या होता है R/2 तो वही यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स है तो R/2 ठीक है। प्लेनो कॉन्केव है तो R/2 उसका भी होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर होगा। और कौन से पार्ट को सिल्वरिंग की हो, प्लेन वाले पार्ट को, इन दोनों केस में प्लेन वाले पार्ट को, इस वाले में कर्व्ड वाले पार्ट को। और कॉन्वेक्स का जानते ही R/2 होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो इक्विवेलेंट आता है R/2 आता है, ठीक है। अगर लेमडा बढ़ाने पे, वेवलेंथ बढ़ाने पे फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, लेमडा बढ़ाने पे फोकल लेंथ घट रहा है तो कॉन्केव लेंस होगा, ठीक। रेलाक क्राइटेरिया बोलता है कि स्कैटरिंग जो होती है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ/4 होती है। मैक्सिमम स्कैटरिंग क्या होती है, वायलेट की होती है, लेकिन हमारे आइज को सबसे ज़्यादा क्या दिखता है, मोर सेंसिटिव होती है। हमारी आइज जो होती है मोर सेंसिटिव होती है ब्लू लाइट के लिए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम स्कैटरिंग क्या होती है, वायलेट में होती है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देख लो, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो स्टैंड दो केसेस होते हैं, क्या होता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना उसमें कन्वर्जेंट लेंस होते हैं, ठीक। तो कन्वर्जेंट लेंस का मतलब जानिए वो कौन सा लेंस की बात कर रहा हूँ। तो उसमें दो कंडीशन, स्टैंड आई और रिलैक्स आई। स्टैंड आई क्या होता है, जब हमारा इमेज बनता है डी पे, डी हमारा कितना होता है, डी हमारा नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, डी हमारा कितना होता है 25 सेंटीमीटर, लिख देता हूँ मैं, डी के वैल्यू में कितना मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर, अगर ना दिया हो तो दो केसेस बना, तो नियर पॉइंट हो जाएगा, ये फार पॉइंट होगा, तो बी इक्वल टू डी पे बना, बी इन फार पे बना, तो जो एम मैक्सिमम होगा वहाँ पे 1+d/f हो जाएगा। और यहाँ पे स्टैंड आई के केस में एम मैक्सिमम बनता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन मैक्सिमम बनेगा 1+d/f हो जाएगा। और इसमें फार पॉइंट के केस में एम मिनिमम होगा d/f हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक छोटा लेंस होता है, एक बड़ा लेंस होता है, ए होता है FO यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है, और ये होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट के पास रहता है और हमारे आँख के पास रहता है, ठीक। तो जो मैग्नीफिकेशन होगा m0 इंटू एम ई हो जाएगा, m ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू m ऑफ आईपीस इक्वल टू V0/U0/d/U, ठीक है। इतना याद रखना। अब दो केस बनाना इसमें, एक होता है स्टैंड आई, एक रिलैक्स आई। मालूम है B इक्वल टू डी होता है, B इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। तो रिलैक्स वाले केस में स्टैंड आई वाले केस में क्या होगा, जो मैग्नीफिकेशन होगा V0/U0, देखो V0/U0 1+d/f हो जाएगा, 1+d/f होगा। ये फॉर्मूला तो याद ही रखो ये दोनों। उसके साथ ही रिलैक्स में अगर स्टैंड में पूछेगा 1+d/f हो जाएगा। और ट्यूब का जब लेंथ पूछेगा, ट्यूब का लेंथ मतलब इन दोनों के बीच का लेंथ पूछेगा तो क्या लिखोगे V0+UE, V0+UE याद रखो बस। और इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होगा, B इक्वल टू एनी फार पॉइंट पर रिलैक्स कंडीशन में L/f0 d/f, क्या होगा L/f0 d/f, ठीक। और मैग्नीफिकेशन यहाँ से हो जाएगा माइनस में V0d/U0f, तो दोनों फॉर्मूले यहाँ बनते हैं। और लेंथ अप टू यहाँ पे V0+UE था, यहाँ पे V0+f हो जाएगा, ठीक। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फिर दो केस बनेंगे।
तो स्टैंड वाले कंडीशन में यानी v = d पे मैग्नीफिकेशन होगा माइनस में f0 अपन f 1 + f/d और फार पॉइंट पे मैग्नीफिकेशन होगा माइनस में f0 अपन f। फार पॉइंट पे बस सिंपल सा होता है माइनस f0/f, स्टैंड में होता है माइनस f0/f 1 + f/d। ट्यूब लेंथ हमारा हो जाएगा इसमें f0 + u, देखो यहाँ पे जो था वही तो इसका भी होगा, यहाँ पे था v0 + v, यहाँ पे होगा f0 + u, और यहाँ पे जो हो जाएगी फार पॉइंट पे लेंथ जो हो जाएगी ट्यूब लेंथ f0 + f होती है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू होता है एफ अपन डिस्टेंस। ये हमारा बहुत मतलब कहीं कहीं पे तुम्हें काम दे जाएगा, डायरेक्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू होती है एफ अपन डिस्टेंस। गैलीलियो टेलीस्कोप में बस लेंथ क्या हो जाएगा f0 + f हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ क्या था f0 + u था, लेकिन यहाँ पे देखो फार पॉइंट पे जो होता है ना लेंथ वही हमारा यहाँ पर भी जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक। ओवरऑल मैग्नीफिकेशन इसमें देखो इस वाले केस में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन आएगी वो नेगेटिव आती है। बीच में एक इंटरमीडिएट इमेज बनता है, फिर एक फाइनल इमेज बनता है। जो इंटरमीडिएट इमेज होता है वो रियल इन्वर्टेड लार्ज होता है, जो फाइनल इमेज बनता है वो लार्ज वर्चुअल इरेक्ट होता है, ठीक है। आई का फार पॉइंट इनफाइनाइट नियर पॉइंट 25 बता चुका हूँ। फोकल लेंथ ऑफ प्लानो कन्वेक्स जो लेंस होगा ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। मान लो एक छत है, ये दोनों बीच छत में हमारा मिरर है, तो बीच में कितनी इमेज बनेंगे, टोटल 7 इमेज बनते हैं। अब देखो पैरेलल इज इमर्जेस फ्रॉम पैरेलल टू लेंस, मतलब कह रहा है कि लेंस से कोई रे गिरी और लेंस से पैरेलल हो गई, तो जो d होगा ना वो v1 - 2f2 होगा। क्या होगा d = क्या होगा v1 - 2f2 हो जाएगा, ठीक। अगर दोनों कॉन्वेक्स लेंस हुई तो d जो होगा f1 + f2 हो जाएगा। एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव हुई तो d हमारा f1 - f2 हो जाएगा। ये सारे ट्रिक्स होते हैं, तुम बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाते लगाते थक जाओगे, एक एक पेज में तुम्हारा आंसर चाहिए। अगर तुम्हें पता होगा कि एक कॉन्वेक्स से एक कॉन्केव है और पैरेलल रे गिरी और पैरेलल हो गई, तो तुम जो दोनों बीच का सेपरेशन होगा f1 - f2 होगा, और दोनों कॉन्वेक्स हो गए तो f1 + f2 होगा, और नॉर्मल कुछ ना दिया तो v1 - 2f2 हो जाएगा। इससे निकाल सकते हो। रिट्रेसिंग द पाथ, अगर कोई मतलब कह रहा है कि अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, क्वेश्चन में लिखा है रिट्रेस कर रहा पाथ को, तो अगर कन्वेक्स लेंस प्लस कॉन्केव मिरर है तो d जो होगा दोनों बीच की सेपरेशन हो जाएगी v + 2f m, और कन्वेक्स लेंस प्लस कन्वेक्स मिरर हो तो d = v - 2f m। तुम्हें दिख रहा होगा ये v1 - 2f2 था ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ मैं v - 2f m। ऑप्टिकल फाइबर्स में तुम्हें ऐसे थीटा एंगल पे गिरा, ऐसे 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 जा रहा है बार बार, तो तुमसे पूछेगा कितना नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, तो तुम कहोगे n - 1 d tan थीटा l के बराबर होगा, टोटल लेंथ के बराबर। n - 1 d tan थीटा क्या होगा, टोटल लेंथ के बराबर होगा, ठीक। तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, तुम्हें अगर करना हो तो कर लो, ठीक है। और प्यारा सा चैनल हमारा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। अब तुम जाओ पूरे यूट्यूब पे, तुम चेक कर लेना, कोई भी बैच हो किसी भी बैच में तुम चेक कर लेना, इतने सारे फॉर्मूले इतने सारे ट्रिक्स अगर किसी ने बताए होंगे तो आगे कमेंट करना, ठीक है। जरा मैं भी मिल लूँगा उनसे, ठीक। तो ये मेडिकल वाली का भी हमारा प्यारा चैनल है, नोट्स और PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। 1752 2000 प्लस हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये भी हमारा 7000 हो चुका है, 6700 हो चुके हैं, ठीक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। फॉलो नीट अवतार सीरीज को फॉलो करते रहो। एक दिन का कल गैप लूँगा, उसके बाद 11th वाला भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। 11th में हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन करा दिया है और रोटेशनल करा दिया, UDM करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलास्टिसिटी से स्टार्ट करूँगा, सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड, उसके बाद थर्मो SHM बेब्स, उसके बाद पहला पार्ट मैकेनिक्स का, ठीक है, कंप्लीट करा देंगे हम लोग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है।